हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए। और इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि हम पैथोलॉजी भी पढ़ लें, फार्माकोलॉजी भी पढ़ लें और मेडिसिन का थोड़ा पार्ट क्लिनिकल फीचर से भी हम इसको कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है जिसमें नॉन सुपरेटिव प्रोलिफरेशन और इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस हो रहा है, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। पैथोजेनेसिस में हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है और इसमें इनिशिएट हो रहा है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो रहा है बाय CD4 हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद में ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है जो कि अपने एक्टिव हैं अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, मतलब कि सेल्फ टॉलरेंस की इसमें फेलियर हो रही है, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इज देयर। एंड देर आर सम फैक्टर्स, genetic factors and environmental factors. In genetic factors, susceptibility genes HLA-DR4 and DR3 are there. एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्मोकिंग और इन्फेक्शंस हैं, वी विल डिस्कस लेटर हाउ। एंड जिसमें पैथोजेनेसिस है उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्टिवेटेड CD4 सेल्स हैं वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है और टिश्यू इंजरी हो रही है। इन सभी मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स जो भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट TNF अल्फा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो कि पैथोजेनेसिस के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, इंजरी के लिए इन्वॉल्व है, वो TNF अल्फा है। Some other mediators are there, for example interferon gamma from TH1 cells जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। इंटरल्यूकिन 17 है जो कि टी हेल्पर 17 सेल से रिलीज हो रहे हैं और न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स की रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। रेंकल है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, जिसको हम बोलते हैं रेंकल, लाइगेंड बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, और जो कि मेनली हमारी बोन की रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है, रिजॉर्प्शन कर रहा है, मतलब पैथोजेनेसिस में रिजॉर्प्शन कर रहे हैं। TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 जो है सिक्रिएट करते हैं प्रोटीएजेस जो कि हाइलिन कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद में आरए में क्या हो रहा है कि जो साइनोवियम होता है उसमें जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, जो जर्मिनल सेंटर में हमें पता है प्लाज्मा सेल सिक्रिएट होते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज अपने ही सेल्फ एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रही है और उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रही है, मतलब ऑटो एंटीबॉडीज। और ऑटो एंटीबॉडीज जब अपने ही इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रही है तो उसमें हम फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। हॉलमार्क फीचर ऑफ दिस आरए इज सिट्रोनेटेड पेप्टाइड्स। सिट्रोनेटेड पेप्टाइड्स क्या होते हैं? इनमें हमारे पास जब ट्रांसलेशन हो रही होती है बॉडी में जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, इसमें हमारे पास आर्जिनिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय सिट्रोलिन, जिसको हम कहते हैं सिट्रोलिनेशन। और इस सिट्रोलिनेशन के अगेंस्ट एक हमारे पास सीरम का डायग्नोस्टिक मार्कर है जिसको हम यूज़ करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ आरए। उसको हमने कहा है एंटी सिट्रोनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज, ACPAs, जिसको हम सीरम में डायग्नोसिस मार्कर ऐसा यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ आरए। उसके बाद हमारे पास हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। तो हम फार्मा से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी में मेनली हमारे पास ट्रीटमेंट है, तो जो हम ड्रग्स देते हैं अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम मेनली बोन जो जॉइंट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन को कम कर रहे हैं, और एक होता है हमारे पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि जो सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं, जैसे कि पेन आ रही है, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, हम उसको कम कर रहे हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं, NSAIDs यूज़ करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि पेन, स्वेलिंग और रेडनेस को कम करते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको पता है जैसे कि बहुत सारे नेप्रोक्सिन है, हमारे पास हाई डोज एस्पिरिन है, और लो डोज एस्पिरिन और पैरासीटामोल को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। तो अगर NSAIDs काम नहीं कर रहे तो उसके बाद हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में मिली हम उनके इंजेक्शंस, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस दे रहे हैं सीधा जॉइंट में। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास DMARDs हैं। DMARDs ड्रग ऑफ चॉइस है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। DMARDs का मतलब होता है ड्रग मॉडिफाइंग रूमेटॉइड एंटी रूमेटॉइड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, या फिर SMARDs यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास माइल्ड आरए, अगर हमारे पास आ रहा है माइल्ड आरए आ रहा है, सबसे पहले हम ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे प्लस सल्फासैलासिन देंगे। अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मिथोट्रेक्सेट देखें। मिथोट्रेक्सेट याद रखिए हम मेनली 7.5 mg देते हैं पर वीक, और अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन को रोकती है, एंटीफोलेट एक्शन है मिथोट्रेक्सेट का, तो हम इसको लो डोज में देंगे इन आरए। और कैंसर के पेशेंट में हम ये हाई डोज देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 mg पर डे के हिसाब से देते हैं ताकि
कैंसर सेल्स जो हैं वो जल्दी से किल कर सकें और उनकी डिवीज़न को रोक सकें। अब उसके बाद मीथोट्रेक्सेट में हम और ड्रग्स ऐड करते हैं। तो डी मार्ट्स में मेनली हमारे पास क्या आ रहे हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स आ रहे हैं और नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स आ रही हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपको पता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मेन है। नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास ये ड्रग्स आ रहे हैं जो कि लिखे हुए हैं। मीथोट्रेक्सेट आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एजोथायोप्रीन आ रहा है, साइक्लोस्पोरिन आ रहा है, पेनिसिलामाइन आ रहा है, सल्फासाइलजीन आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, लेफ्लुनोमाइड आ रहा है और क्लोरोक्विन आ रहा है। गोल्ड और लेफ्लुनोमाइड जो हैं वो हमारे पास ओल्डर ड्रग्स हैं जो कि अब हम आरए में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत टॉक्सिजेनिक ड्रग्स हैं ये। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मेनली यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाटर सॉल्युबल है, अच्छी ड्रग है। और हमारे पास एजोथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स हैं क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है। मीथोट्रेक्सेट्स हमारे पास जो ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 mg पर वीक के हिसाब से हम इसको पेशेंट को देते हैं। एंटीफोलेट एक्शन है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है ताकि सेल डिवाइड ना कर पाएँ। और अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, एक हमारे पास साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि ये हमारे पास अनीमियाज कर सकते हैं क्योंकि डीएनए नहीं बन रहा है, सेल को डीएनए की ज़रूरत होती है डिवाइड करने के लिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास हमने जैसे कि जाना था कि टीएनएफ अल्फा जो है वो मेन कल्प्रिट है पैथोजेनेसिस के लिए। तो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स देंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं ड्रग्स। इटर्नसेप्ट लिखा है, इन्फ्लिक्सीमैब लिखा है, डेलीजुमैब लिखा है, सर्टोलीजुमैब लिखा है और गोलीजुमैब लिखा है। अदर एजेंट्स आपको पता है इंटरल्यूकिन 1 6 इन्फ्लेमेशन करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 में एनाकिंड्रा आ रहा है, 6 में हमारे पास टोसिलिजुमैब आ रहा है, सैरिलिजुमैब आ रहा है, एंटी CD20 जैक्स्टेट इनहिबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में मीथोट्रेक्सेट नहीं देते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट है। हम मेनली एनसेड्स प्रेफर करेंगे ओवर डीमार्ट्स। हमारे पास फार्मा हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे जो कि मैंने मेनली हैरिसन से उठाई है। तो क्लिनिकल फीचर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, और ये मैंने हैरिसन से उठाया, तो आप इसको अच्छे से फॉलो करें। तो पेशेंट मेनली एज जो है 25 to 55 ईयर ओल्ड कर रहे हैं इन्वॉल्व मेनली। सिम्टम्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, टेंडन्स और बर्स हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस देखी जा रही है और जो कि एक घंटे तक रहती है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी से सबसाइड हो रही है। उसके बाद में स्मॉल जॉइंट्स लाइक हैंड्स और फीट के जॉइंट मोस्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। मोनो आर्टिकुलर हो सकती है, सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। ओलिगो आर्टिकुलर हो सकती है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और पॉली आर्टिकुलर हो सकती है, ग्रेटर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सीरम टेस्ट पॉजिटिव फॉर आर फैक्टर और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, साइक्लिक सिट्रोनेटेड पेप्टाइड्स हैं। फ्लेक्सर टेंडेंट टीनोसाइनोवाइटिस इज अ फ्रीक्वेंट हॉलमार्क ऑफ आरए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी जॉइंट्स में। ग्रिप स्ट्रेंथ और ट्रिगर फिंगर्स, मतलब कि ग्रिप स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास कम हो रही है। डिफॉर्मिटीज़ में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब अभी आप नाम याद करें। अल्नर डिफॉर्मिटी आ रही है, अल्नर डेविएशन आ रही है, स्मॉल नेक डिफॉर्मिटी आ रही है, बाउटन नेक डिफॉर्मिटी आ रही है, जेड लाइन डिफॉर्मिटी आ रही है, पेस्ट प्लेनो वेल्गस जिसको हम फ्लैट फुट कह रहे हैं, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स आ रही हैं। तो इनको अब हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये एक मैंने इमेज से दिखाने की कोशिश करी है, इसमें ऑलमोस्ट सारी हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ बताई जा रही है कि क्या क्या हो रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अल्नर डेविएशन देखिए आप, मतलब फेलिंग्स को देखिए मेनली। इसमें क्या हो रहा है, सबलेक्सेशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हो रही है। मेटाकार्पो सबलेक्सेशन का मतलब होता है पार्शियल डिसलोकेशन। सबलेक्सेशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हो रही है। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स और पाल्मर साइड, अपने पाल्मर साइड की हो रही है। उसके बाद आप देखिए थंब को देखिए ज़रा, इसको जेड लाइन डिफॉर्मिटी कहते हैं। सबलक्सेशन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट हो रहा है और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। उसके बाद आप स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी देखिए, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो रही है। बाउटन ईयर इसके अपोजिट है, फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो रही है और हाइपर एक्सटेंशन हो रही है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की। और सबलक्सेशन हो रही है, अल्नर डेविएशन आ रही है, जेड थंब हो रहा है, जेड डिफॉर्मिटी है, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी है, बाउटन नेक डिफॉर्मिटी है।